हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं आप ही की बुक का चैप्टर नंबर 2 एंड इस चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये चैप्टर है। आई एम होपिंग सो कि आपने फर्स्ट चैप्टर वाली वीडियो अच्छे से देखी है, अच्छे से वो चैप्टर पहले कंप्लीट किया है और समझा है। समझ में आया वो चैप्टर? ओके। अब ये चैप्टर तो आपके लिए इजी हो जाएगा क्योंकि वो चैप्टर आपने इतना बड़ा देख लिया। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? इस चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो नेम से ही हम देख पा रहे हैं कि इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों का कंजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को हम बचा कैसे सकते हैं। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं कि किस किस स्टेप से हम देख सकते हैं कि कैसे। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या चीजें कि आजकल के टाइम पे जो नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना रखी होती हैं, तो ये किसकी प्रोटेक्शंस के लिए होती है? एनिमल्स एंड प्लांट्स की, है ना। क्योंकि ये हमारी इन्वायरमेंट के लिए एनिमल्स एंड प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए, इनकी प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारे नए नए स्टेप्स, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है जो इन दोनों की प्रोटेक्शन करती है। क्योंकि हमको पता है हमारे इन्वायरमेंट में एनिमल्स एंड प्लांट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए जाते हैं जिसकी वजह से वी कैन कंजर्व, वी कैन प्रिजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, एंड देन हम देखेंगे किस तरीके से बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी होते हैं। रेड बुक डाटा एक होती है जिसे हम देखते हैं कौन सी स्पीसीज एंडेंजर में है, कौन कौन सी एक्सटेंट हो चुकी है। ठीक है, कौन सी क्रिटिकली डेंजर है। ठीक है, ये कुछ अलग अलग लिस्ट होती है एनिमल्स की एंड प्लांट्स की भी। ठीक है, सो ये सब देखेंगे, मतलब कि हम सारी चीजों को कवर करते हुए चलेंगे कि जो जो हमारे रिलेटेड टू है कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स से। ठीक है, कि किस किस तरीके से हम एनिमल्स एंड प्लांट्स को कंजर्व कर सकते हैं, वो सब हम इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर बुक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो वी विल स्टार्ट विथ विच कलर? ऑरेंज कलर। ओके, चलिए। लिविंग थिंग्स डू नॉट लिव इन आइसोलेशन। सबको पता है लिविंग थिंग्स जो है वो आइसोलेशन में लिव नहीं करते हैं। All organisms, both plants and animal, need food and other materials from their surrounding in order to survive. हम सभी को, एनिमल्स एंड प्लांट्स को क्या चाहिए? मटेरियल्स चाहिए ताकि वो सर्वाइव कर सके। एयर, वाटर एंड सॉइल फॉर्म अ एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर सराउंडिंग। सो हमारे इन्वायरमेंट में एयर, वाटर एंड सॉइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज thus affected by the living and non-living things around us. हमारी लाइफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स पे बहुत इफेक्ट करती है। An ecosystem is made up of all the animals and plants and microorganisms in an area, along with the non-living components such as climate, soil, rivers, delta. देखिए, हमारा जो इकोसिस्टम है बेटा, कौन सा सिस्टम बेटा? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में बेटा सब चीजें आ जाती है। क्या चीजें आ जाती है बेटा? सब चीजें आ जाती हैं, चाहे वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हो, चाहे आपके प्लांट्स हो बेटा, चाहे एनिमल्स हो, चाहे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, सब आ जाते हैं इसमें। ठीक है, सब कुछ आ जाता है हमारा किसमें? इकोसिस्टम में। सो देखते ये है क्या? बायोडाइवर्सिटी क्या है? सबसे पहले हम क्या देखेंगे बेटा? बायोडाइवर्सिटी के बारे में। व्हाट इज अ बायोडाइवर्सिटी? Okay, so the term biodiversity is derived from Greek word bios, means life, and diversity means variety. So it was coined by E.O. Wilson in 1985 and represent the concise form from a biological diversity. It may be defined as the variety of life forms found in our planet in a particular area. अब देखते हैं हम बायोडाइवर्सिटी होती किस तरीके से है। सो द टर्म बायोडाइवर्सिटी इज जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब द नंबर, वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ द अर्थ। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या है कि कौन कौन से कितने नंबर ऑफ वैरायटीज, नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एक जगह पे रह रहे हैं, वो बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 15 मिलियन स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स like microorganism, algae, fungi, plants and animals are estimated to inhabit the earth.
हमारे अर्थ पे माना जाता है कि ऑलमोस्ट 15 मिलियन स्पीसीज रहती है प्लांट्स एंड एनिमल्स की, जिसमें एल्गी भी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं. दे रिप्रेजेंट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी. वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को. ठीक है. So biodiversity has arisen because they are varied climate zone. The climate determines which types of plants and animals we survive and flourish in a particular region. For example, we do not see the thick tall trees in deserts, and desert animals like camel and desert lizards cannot survive in tropical forest. Means हर animals, हर plants एक environment में रहने के लिए suitable है. कोई ऐसे एनिमल, कोई ऐसे प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट्स एरियाज में ही रह पाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ट्रॉपिकल एरियाज में ही रह पाते हैं. ठीक है. सो चलिए फिर देखते हैं कौन कौन से फ्लोरा एंड फौना के बारे में, कौन कौन से प्लांट्स एंड कौन कौन से एनिमल्स हमें मिलते हैं यहाँ पे. स्टार्टिंग विद फ्लोरा एंड फौना. सो प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया कॉल्ड फ्लोरा एंड फौना ऑफ द एरिया. जो हम कहें किसी एरिया में कौन कौन से प्लांट्स एंड एनिमल रहते हैं, वो होता है उसका फ्लोरा एंड फौना. द फ्लोरा एंड फौना ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एज फॉलो. देखिए, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात हो रही है कि वहां पे कौन कौन से प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं. सबसे पहले यहाँ पे फ्लोरा होता है साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर, फोर्ब्स, अर्जुन, ये सब आपको मिलेंगे फ्लोरा, पेड़ पौधे. फौना की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेंगे चिंकारा, ब्लूबर्ड, बार्किंग डियर, चीतल्स, वाइल्ड डॉग्स, ये सब मिलेगा आपको पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में. ठीक है. अब देखते हैं फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. अब फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि फॉरेस्ट कैसे एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है. सो फॉरेस्ट are one of the most useful renewable resources available on the earth. Forests have a wide variety of plants and trees. Forest में हमें बहुत सारे types के wide variety of plants and trees मिलेंगे. Forests are very important for all of us earth because they purify the air and control the air pollution. देखिए, यहाँ कुछ बेटा important चीजें लिखी गई है कि why the forests are important. फॉरेस्ट को हम क्यों कह सकते हैं कि वो इंपॉर्टेंट है? बाय दीज रीजंस. ये रीजंस है इसकी. सबसे पहले प्योरीफाई द एयर एंड कंट्रोल एयर पॉल्यूशन. सबसे पहले हमारी एयर को प्योरीफाई करता है, पोल्यूशन को कंट्रोल करता है. कौन? फॉरेस्ट, ट्रीज. ठीक है. रेगुलेट क्लाइमेट चेंज एंड हेल्प इन रेनफॉल. रेनफॉल को लाने के लिए फॉरेस्ट का काम है. हेल्प इन रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश करने में भी हेल्प करता है. प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. सॉइल की फर्टिलिटी लेवल सही करता है. कंट्रोल फ्लड. फ्लड को कंट्रोल करता है. प्रोवाइड हैबिटेट टू अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स. प्रोवाइड मेनी यूजफुल मटेरियल सच एज वुड, रबर, गम्स, रेजिन्स, नॉन एडिबल ऑयल्स, बिंदी, लीफ, कथा, हनी वैक्स, बैम्बू, बहुत सारी चीजें हमें मिलती है फॉरेस्ट से. प्रोवाइड मेनी मेडिसिनल प्लांट्स, फ्रूट्स एंड बेरीज. आपको बहुत सारे प्लांट्स एंड बेरीज भी मिलेंगे यहाँ पे. प्रोवाइड मेनी प्रोडक्ट्स विच आर द सोर्स ऑफ स्टडी इनकम ऑफ ट्राइबल पीपल्स लिविंग इन एन एरिया. आपको यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा? बहुत सारी चीजें आपको मिलती है फॉरेस्ट से. आपको फॉरेस्ट एयर को प्योरीफाई करता है, क्लाइमेट कंट्रोल करता है, ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश करता है, सॉइल इरोजन को रोकता है, फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ाता है. तो ये सारे के सारे बेटा बेनिफिट्स है हमारे फॉरेस्ट के. तभी बोलते हैं फॉरेस्ट को बचाओ जितना बचा सकते हो. ठीक है. सो अब देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट को कंजर्व कैसे कर सकेंगे हम? So it is very important to conserve forest because life on the forest depend on the forest is more than one limb. हमें फॉरेस्ट को बचाना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी बहुत सारी चीजें फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेड है. हमारी डे टू डे लाइफ में जितनी भी चीजें हम चाहिए होती है वो फॉरेस्ट से ही आ रही है. अगर फॉरेस्ट नहीं रहेगी तो वो चीजें हमें कहाँ से प्राप्त होगी, वो कहाँ से हमें मिलेगी? ठीक है. चलिए, सो फॉलोइंग मेथड्स मे बी अडॉप्टेड टू कंजर्व फॉरेस्ट. सो कुछ मेथड्स बेटा अडॉप्ट किए गए हैं टू कंजर्व द फॉरेस्ट. चलिए देखते हैं ये मेथड्स है बेटा. ये रहे, आप देख पा रहे हैं, ये सब मेथड है. फर्स्ट, ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स इन द फॉरेस्ट शुड बी स्टॉप. ओवरग्रेजिंग ना हो एनिमल्स की. ठीक है. नेक्स्ट, लार्ज स्केल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज मस्ट बी स्टॉप.
जो कटिंग हो रही है पेड़ों की वो बंद होनी चाहिए. It is very essential to cut a few trees, plant more trees in place of them. अगर आप पेड़ों को काट भी रहे हैं तो उसकी जगह उतने पेड़ उगाए भी सही आप. ठीक है. Plant more seedling on the deforested land every year during the rainy season into develops new forest. क्योंकि ये रेनी सीजन के टाइम पे अगर आप लगाएंगे ये चीजें तो ज्यादा ग्रो करती हैं. ठीक है. नेक्स्ट, वन महोत्सव शुड बी ऑब्जर्व बाय प्लांटिंग सीडलिंग इन अ लार्ज नंबर. वन महोत्सव बना सकते हैं ताकि आप बहुत सारे उस टाइम पे ट्रीज लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं. So forest fibers must be checked. Most forest fires are caused due to the carelessness of the people in an area. They should be avoid smoking and cooking in the forest area, particularly where the forest shed leaves. तो आप ये सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं ताकि what we can say आपका environment साफ सुथरा रहे. ठीक है. Forest must be protected from insect and pest. Insects and pests से forest को protect करके रखिए. So the infected trees should be removed or treated with suitable insecticide and pesticides. आपने फॉरेस्ट में इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हो, कीड़े मकोड़े ना लगे आपके. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, conserve air, land and water. This is pollution of air, land and water must be controlled so that the trees and the other vegetation could survive. Industries must be asked to adopt proper pollution control measure. तो इंडस्ट्रीज में प्रॉपर पॉल्यूशन कंट्रोल होना चाहिए ताकि आपका लैंड, एयर, वाटर पॉल्यूशन ना हो पाए, आपका फॉरेस्ट कंजर्व रह पाए. ठीक है. सो इंडस्ट्रीज मस्ट बी आस्क्ड टू अडॉप्ट प्रॉपर पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर. नेक्स्ट, ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू सॉइल इरोजन मस्ट बी स्टॉप. ऐसी एक्टिविटी जो सॉइल को इरोड करती है उसको स्टॉप करेंगे. While constructing dams, roads and mining, all ecological factors must be considered. ठीक है. सो ये चीजें बेटा आपने कंजर्व करनी पड़ेगी कि अगर आपने फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहते हो. सो प्लांट मोर ट्रीज, सेलिब्रेट वन महोत्सव इन द स्कूल. ठीक है. इस तरीके के आप कर सकते हैं ताकि आपका फॉरेस्ट बचा रहे. दैट मच इज क्लियर. ओके. नाउ वी विल सी डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस. डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और उसकी कॉजेस क्या होते हैं. डिफॉरेस्टेशन करने से क्या चीजें होती हैं. डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन द ट्रीज. ट्रीज काट रहे हो आप. क्यों? क्योंकि आपको मॉल्स बनाने हैं, रोड्स बनानी है, रेलवे स्टेशन बनाने हैं, मेट्रोज बनानी है. तो आप क्या कर रहे हो, जंगल है, जो ट्रीज है वो एरिया को काट रहे हो. सो वी गेट मेनी यूजफुल प्रोडक्ट फ्रॉम द ट्रीज. इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज हैव बीन फेल्ड down. A large scale cutting of trees and cleaning of the forest is known as deforestation. इसी को बेटा deforestation बोलते हैं जब large number of trees को हम काट रहे हैं. तो अब deforestation has taken place due to the following reason. कौन कौन से रीजन है जिनकी वजह से deforestation होता है. फर्स्ट, ड्यू टू द इंक्रीज डिमांड ऑफ वुड एंड टिम्बर. आजकल के टाइम पे वुड बहुत चाहिए होती है, इसकी वजह से सबसे पहले ट्रीज को कट डाउन किया जाता है. Due to the increased demand of land for constructing factories, houses and road. हमें घर बनाने, फैक्ट्रीज बनानी, उसके लिए. Due to the increased mining activities, जो आजकल माइनिंग एक्टिविटीज हो रही है इसकी वजह से हमें काटने पड़ रहे हैं, घर बन रहे हैं, फैक्ट्रीज बन रही है, ये सब के लिए. नेक्स्ट, ड्यू टू द लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल. हमारा जो वाटर टेबल लेवल है वो कम हो गया है. ड्यू टू द फॉरेस्ट फायर. हमें पेड़ काटने पड़े क्योंकि फॉरेस्ट फायर में पेड़ जल गए हैं, अब वो कोई यूजलेस नहीं है तो हमें पेड़ काटने पड़ रहे हैं. मोस्टली तो वो रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ह्यूमन एक्टिविटीज, हमारी वजह से हमें कुछ ना कुछ करना होता है, इसकी वजह से हम पेड़ को काट देते हैं. ठीक है. तो ये है इंपॉर्टेंट चीज. ठीक है. चलिए आगे देखते हैं. अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस कौन से होते हैं. ठीक है. डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या क्या चीजें हो सकती है, लेट्स सी. So deforestation has an adverse effect on the environment. Deforestation की वजह से बहुत सारा इफेक्ट हमारे environment में पड़ता है. It has been following consequences. It causes an increase in soil erosion. As the top soil get eroded, the hard layer rocky soil with less humus get exposed. The soil is less fertile. अब soil हमारी less fertile बन जाती है. क्या बन जाती है बेटा? लेस फर्टाइल. क्यों? क्योंकि टॉप लेयर सॉइल की वो तो इरोड हो गई है. क्यों? क्योंकि यहाँ ट्रीज नहीं है, ट्रीज ने होल्ड नहीं किया सॉइल को, तो पहली वाली जो लेयर है सॉइल की वो इरोड हो गई है. ओवर टाइम कंटिन्यूस सॉइल इरोजन कैन कन्वर्ट द लैंड इनटू डेजर्ट. और धीरे धीरे वो लैंड फिर डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि सारी की सारी सॉइल
इरोड हो जाती है क्योंकि वहां पेड़ ही नहीं है। इट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन, इसको कहते हैं डेजर्टिफिकेशन, के पूरा का पूरा हमने क्या बना दिया उसको, लैंड से डेजर्ट बन गया ड्यू टू सॉइल इरोजन। दिस इज नोन एज डेजर्टिफिकेशन। गेटिंग माई पॉइंट? दिस थिंग इज क्लियर? Now we move on. Next thing, that is, if causes can increase in carbon dioxide in the atmosphere. डेजर्टिफिकेशन की वजह से क्या होगा, हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगी। A possible consequences of this is the global warming, as carbon dioxide trap the heat rays reflected by the surface of the earth. This consequent increase in the atmospheric pressure can affect the water cycle and may result in the low rainfall. दिस इज अ कॉज ऑफ ड्रॉफ्ट। आपकी क्या होगी, रेनफॉल कम हो जाएगी। पेड़ नहीं है, रेनफॉल कैसे होगी, सॉइल इरोड हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ रीजंस होते हैं बेटा अगर पेड़ कटते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट, इट कॉज रिडक्शन इन ग्राउंड वाटर ड्यू टू द डिक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। अब यहाँ पे सॉइल की जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। द रिडक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर into the soil can cause flood। अब यहाँ पे फ्लड आ जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होगी सॉइल की। क्यों? ट्रीज होते हैं तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, क्योंकि ट्रीज को पानी चाहिए होता है तो वो होल्ड करके एब्जॉर्व करके मिट्टी में रखते हैं। अब ट्रीज ही नहीं है तो फ्लड की सिचुएशन आ जाएगी जब बारिश होगी तो। ठीक है, इट कॉज अ शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट से हमें चीजें मिलती है उसकी शॉर्टेज हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये तो फॉरेस्ट हमने पढ़ लिया, फॉरेस्ट को कंजर्व कैसे करते हैं। अब वाइल्ड लाइफ की तरफ चलते हैं। ये तो हमने फ्लोरा के बारे में देख लिया, अब वाइल्ड लाइफ को कैसे हम बचाएं, जो हमारे एनिमल्स हैं उनका क्या हाल है। लेट्स सी। सो इन रिसेंट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ मेनी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज सच हैज बीन डिक्रीजिंग मेनली ड्यू टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट ब्रॉट बाय द ह्यूमन। आजकल के टाइम पे हम देखेंगे कि किस तरीके से बहुत सारी वाइल्ड लाइफ की जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। ठीक है, so we have cleared forests, converted grassland into farmlands, flooded large areas by constructing dams, drain swamps and pollute the air and water. This has destroyed the habitat of wildlife, has been disturbed due to the delicate disturbance in the nature. So हमारे जो नेचर में हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया इसकी वजह से वाइल्ड लाइफ पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। वाइल्ड लाइफ बहुत इफेक्ट हुई है इससे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एंडेंजर एंड एक्सटिंक्ट एनिमल्स कौन से होते हैं, यहां लिखिए आपके लिए। सो वी विल सी कौन से होते हैं एंडेंजर एंड वी कैन से एक्सटिंक्ट एनिमल्स। ओके, चलिए, सो एनिमल दैट कैन नॉट adjust to the environment change being to die, and some species become endangered as their populations become very small. Endanger means उसकी population कम होती जा रही है, धीरे धीरे करके एक ऐसा टाइम आएगा कि वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। सो अभी वो डेंजर में, दे आर इन एंडेंजर पोजीशंस। ठीक है, इफ सच स्पीसीज आर नॉट प्रोटेक्टेड दे कैन बिकम एक्सटिंक्ट। अगर वो एंडेंजर स्पीसीज को हमने प्रोटेक्ट नहीं किया तो वो इन फ्यूचर एक्सटिंक्ट हो सकती है। दैट इज डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से भी डिसअपियर हो सकती है। लाइक डोडो एंड डायनासोर्स आर द टू एनिमल स्पीसीज दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन द पास्ट ईयर्स। आपने देखे होंगे कि डोडो एंड जो डायनासोर्स है वो आज के टाइम पे नहीं है, वो एक्सटेंट हो गए हैं। सो द माउंटेन क्वारल ऑफ वेस्टर्न हिमालयस, पिंक हंग डक्स एंड सिक्किम स्टेट्स आर सम एनिमल्स दैट हैव बिकम एक्सटेंट इन द रीसेंट पास्ट। और भी कुछ है जो हम कह सकते हैं कि रीसेंट पास्ट में आजकल खत्म हो गए, एक्सटेंट हो गए, अब वी कैन नॉट सी देम, जैसे डायनासोर्स नहीं देख सकते। ठीक है, the bisons, beavers, pronghorns, antelope, tigers, Asiatic lions and leopards are some of the endangered species. So ये कुछ species है वो endangered species में आती हैं। अभी इनकी population बिल्कुल खत्म नहीं हुई है पर ये अभी danger में है। ठीक है, so smaller animals are also facing the danger of becoming extinct. और कुछ ऐसे भी छोटे छोटे animals हैं जिनकी positions हम कह सकते हैं कि वो in future extinct हो जाएंगे। An example is that ruthless killing of snakes by human. जैसे आजकल के टाइम पे जो snakes की killing हो रही है humans के द्वारा। ठीक है, if we were to kill all snakes in a region, then the rat population would increase. अगर snakes पूरे खत्म हो गए तो rat की population बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। So a rat population would increase as there would be no more snakes to eat the rat.
ठीक है, क्योंकि अब स्नेक्स ही नहीं है रैट को ईट करने के लिए, तो रैट की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो द रैट वुड ईट मोर ग्रेन्स विच मे रिजल्ट इन द फूड शॉर्टेज, और रैट फिर बहुत ज्यादा ग्रेन्स खाएंगे जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज हो जाएगी। दिस किलिंग स्नेक्स डिस्टर्ब द फूड चेंज एंड फूड वेब ऑफ विच दे फॉर्म अ पार्ट, दस अल्टीमेटली हार्म अस, इसकी वजह से हमें हार्म हो सकता है। दैट मच इज क्लियर। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हुई कि किस तरीके से अगर एक की पॉपुलेशन बढ़ती है या बिल्कुल कम हो जाती है, एक दूसरे पे इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। दैट मच इज क्लियर। सो वाइल्ड लाइफ में एंडेंजर एंड एक्सटिंक्ट एनिमल्स के नेम्स आपको पता होने चाहिए, ऐसे एनिमल जो अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और जो अभी एंडेंजर पोजीशन में है। एंडेंजर पोजीशन में जो एनिमल्स है उनको कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन भी नहीं बचाई तो ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे जस्ट लाइक डायनासोर्स की तरह। ठीक है, नाउ वी विल सी बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं। बायोस्फीयर नाम तो सुना ही होगा, बायोस्फीयर रिजर्व। सो लेट्स सी बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। So, under the 1972 Wildlife Protection Act, our government has created protected areas like National Park, Wildlife Sanctuary and Biosphere Reserve. हमारी गवर्नमेंट में 1972 के बाद नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर्स बनाए गए ताकि हम फ्लोरा एंड फौना को बचा सके, प्रोटेक्टेड कर सकें। Biosphere reserves is a protective area developed to conserve biodiversity. So biosphere बेटा कौन सा एरिया होगा जिसमें हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सके। Biosphere reserves are a multi-purpose protected areas developed. अब biosphere कैसे होते हैं, let's see. Conserve biodiversity and integrity of plants, animal and microorganisms. So plants, animal and microorganisms को conserve करने के लिए biospheres बनाए जाते हैं, जो हमारी biodiversity है उसको conserve करने के लिए। Next, educate, train and create awareness about environmental aspects and eco-friendly living. आप लोगों को aware कराइए eco-friendly living क्या होती है, कैसे हम eco-friendly living को जी सकते हैं। ठीक है, next, there are 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। अभी हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ये सारे के सारे जिनके नाम लिखे हैं, नीलगिरी, नंदा देवी, नोकेरे, ग्रेट निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, मानस, सुंदरबंस, सिम्पलीपल्स, दिब्रू, दिहान, पंचमरी, कंचनजुंगा, अस्तमलई, अचनाकरमर, ग्रेट रन ऑफ कच्छ, कोल्ड डेजर्ट, शीशमलम एंड पन्ना। ये कुछ नेशनल पार्क्स हैं हमारे, कहाँ के, इंडिया के। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं बेटा इसमें एंडेमिक स्पीसीज कौन सी होती हैं। ठीक है, देखिए अब ये इंपॉर्टेंट है, पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जो छोटी छोटी चीजें लिखी हुई है कि इज द प्लांट एंड एनिमल फाउंड हियर इज सिमिलर टू दोज इन द अपर हिमालयन माउंटेन एंड इन द लोअर वेस्टर्न घाट। तो यहाँ पे जो आपको मिलते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं एंडेमिक स्पीसीज कौन सी होती है। What is endemic species? So the species of plants and animals which are found exclusively in a place or biota are called endemic species. इन्हीं को कहते हैं endemic species, जो exclusively कहीं पाई जाती है। They are endemic species. And endemic species is a unique to that place or region and not found naturally everywhere else. ये एक particular areas में ही पाई जाती है, इसलिए वो endemic species है। ठीक है, चलिए, so the endemic forms develop especially on islands because on their geographical isolation. Remote islands groups such as Hawaii and Galapagos Islands have large number of endemic species. यहाँ पे आपको मिल जाएगी बहुत सारे endemic species जो इन्हीं islands पे पाई जाती और कहीं नहीं। Now we will see wildlife sanctuaries. कुछ wildlife sanctuaries भी बेटा ऐसे बनाई गई है जो आपकी animals को protection देती है। ठीक है, लेट्स सी कौन कौन सी है। सो एन एरिया वेयर द रिस्ट्रिक्टिव रिजर्व फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल इज नोन एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसे रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं जहां पे किसी का इंटरवेंशन नहीं कर सकते। ठीक है, वहां पे हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट रहते हैं। सो द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑल्सो प्रोटेक्ट सुटेबल लिविंग कंडीशन टू द वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ वाइल्ड एनिमल्स की सुटेबल कंडीशंस भी दी जाती है ताकि वो प्रॉपरली रह पाए। All wildlife sanctuary also protects safe habitat for some of the threatened wild animals like black bear, white-eyed buck, elephant, golden cat, pig-headed duck, gharial,
marsh crocodile, python, rhinoceros, etc. In a century, killing, poaching or capturing of animals is strictly prohibited or not allowed. इन जगहों पे जाके आप इन एनिमल्स की हंटिंग या पोचिंग नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्टेड है ये, ठीक है। There are 573 wildlife sanctuary in India. इंडिया में 573 सेंचुरीज हैं. India sanctuaries are broad and level forest, mountain forest and bushes land that deltas of big rivers. In a sanctuaries, the following activities are allowed provided these do not interfere as well as human being animal. मतलब इनमें आप कुछ चीजें आप कर सकते हो, बस यहाँ के जो रहने वाले वाइल्ड लाइफ है इनमें आपको कोई भी उनको कोई तकलीफ ना हो. जैसे आप इसमें क्या कर सकते हो, हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर कर सकते हो एंड कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट का कर सकते हो. इस एरियाज में वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज बनाई है, ठीक है. अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एनिमल्स के लिए थी, तो प्लांट्स के लिए, ट्रीज के लिए, फॉरेस्ट के लिए प्रोटेक्शन के लिए नेशनल पार्क्स बना दिए गए. सो एंड an area restricted reserve to preserve flora and fauna, landscape and a historical object exists in the area called national park. यहाँ है नेशनल पार्क जहां हम फ्लोरा एंड फौना को प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं. सो ग्रेजिंग ऑफ एनिमल एंड कल्टीवेशन आर रिस्ट्रिक्टेड इन एनी नेशनल पार्क. यहाँ पे आप ग्रेजिंग वगैरह, कल्टीवेशन वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते. नेशनल पार्क इज रिजर्व फॉर फ्लोरा, फौना एंड लैंडस्केप्स. There are 107 नेशनल पार्क्स इन इंडिया. इंडिया में 107 नेशनल पार्क्स आपको देखने के लिए मिलते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट, rock painting found in the rock shelter of this area indicate the existence of lion, elephants, wild buffaloes and barasinghas in the regions during the prehistorical period. इनमें आपने रॉक पेंटिंग भी आप देख पाएंगे. द फाइनेस्ट टीक वुड इज फाउंड इन द फॉरेस्ट. यहाँ पे आपको फाइनेस्ट टीक वुड भी मिलेगी, ठीक है. नेक्स्ट, सतपुरा टाइगर रिजर्व वाज डेवलप्ड टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन आवर कंट्री. सो हमारी कंट्री में टाइगर पॉपुलेशंस को मेंटेन करने के लिए आपके लिए सतपुरा टाइगर रिजर्व बनाया गया. ओके, Some well-known national parks and sanctuaries are there. यहाँ पे बेटा कुछ आपके सामने नेशनल पार्क्स लिखे गए हैं, जैसे कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान. यहाँ पे साइबेरियन क्रेन्स आपको मिलेगी भरतपुर में. नेक्स्ट, नंदाकनम बायोस्फीयर पार्क नियर भुवनेश्वर, सिम्पलीपर बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा, ससन्स गिर सेंचुरी गुजरात, बिलोंग्स टू एशियाटिक लायंस. यहाँ एशियाटिक लायंस रहते हैं. यहाँ पे भी देखो इनकी ये लिखी हुई है कि यहाँ पे साइबेरियन क्रेन है, यहाँ पे जिम कॉर्बेट में आपको टाइगर्स मिलेंगे, ठीक है. काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में है. ये वन हॉर्न राइनोस के लिए फेमस है, इसकी रिजर्वेशन करने के लिए, प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन करने के लिए. नेक्स्ट, सरिस्का ये राजस्थान में है, टाइगर के लिए है. नेक्स्ट, सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी ये हरियाणा में है, बर्ड्स की कंजर्वेशन करने के लिए. नेक्स्ट, बांदीपुर सेंचुरीज कर्नाटका में है, इंडियन एलिफेंट को कंजर्व करने के लिए. नेक्स्ट है मुदुमलाई सेंचुरी तमिलनाडु में है, इंडियन एलिफेंट को कंजर्व करने के लिए. एंड लास्ट, नेशनल बोटेनिकल गार्डन वेस्ट बंगाल में है, रेयर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स को कंजर्व करने के लिए. तो देख रहे हो नेशनल पार्क अलग अलग स्पीसीज, कोई ऐसा नेशनल पार्क है जो कोई एक एनिमल की स्पीसीज को कंजर्व कर रहा है, कुछ ऐसे नेशनल पार्क है जो प्लांट्स, ट्रीज को कंजर्व करने के लिए बने गए हैं. ठीक है, समझ में आया. अब देखते हैं स्पीसीज कैटेगराइज अंडर वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन. वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन में कौन कौन सी स्पीसीज की प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन की बात की गई है. तो हम वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन को WCU से डिनोट कर सकते हैं, WCU. ठीक है. सो द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN. इंपॉर्टेंट, IUCN का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. फॉर्मूला मीन्स फुल फॉर्म. So that is International Union of Conservation of Nature and Natural Resources, presently called WCU. आज के टाइम पे IUCN की जगह हम WCU बोलते हैं. World Conservation Union has classified the species of plants and animal into the following categories. इन्होंने क्लासिफाई किया प्लांट्स एंड एनिमल को इन कैटेगरीज में. लेट्स सी कौन कौन सी कैटेगरीज है. सबसे पहले एंडेंजर स्पीसीज कौन सी होती है. एंडेंजर, जो अभी डेंजर में है, दैट इज नोन एज एंडेंजर स्पीसीज. ओके.
So the species which are not likely to survive if the causative effects continue to operate and are in danger of extinction called endangered species, जो danger में है अभी, जिनकी पॉपुलेशन अभी डेंजर में, अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो वो एक्सटिंक्ट हो सकती है फ्यूचर में, दे आर एंडेंजर्ड स्पीसीज. एग्जांपल्स आर इंडियन राइनोसोर्स, एशियाटिक लायंस, क्रोकोडाइल, ब्लू व्हेल्स आर एंडेंजर्ड स्पीसीज. ये कुछ एंडेंजर्ड स्पीसीज है. नेक्स्ट है बेटा वर्नेबल स्पीसीज. कौन सी स्पीसीज बेटा? वर्नेबल. पहले एंडेंजर फिर वर्नेबल. ये कौन सी स्पीसीज होती है? द स्पीसीज विच आर लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड स्पीसीज इफ द causative effects continue to operate are called vulnerable. मीन्स इसकी पोजीशंस अभी बहुत खराब है, अगर ध्यान नहीं दिया तो मे बी ये एंडेंजर में चली जाए. समझ गए? देखो एंडेंजर से जाके तो वो एक्सटिंक्ट में चली जाएगी, बट वर्नेबल से वो एंडेंजर में जा सकती है. फॉर एग्जाम्पल गोल्डन लैंगोर, चिंकारास, डियर, ब्लड प्लेजेट आर वर्नेबल स्पीसीज. ये कुछ वर्नेबल स्पीसीज के नाम लिखे गए हैं बेटा. नेक्स्ट रेयर स्पीसीज. रेयर स्पीसीज कौन सी होती है? सो द स्पीसीज विच इज प्रेजेंट एग्जिस्ट इन अ स्मॉल नंबर आर कॉल्ड रेयर स्पीसीज. जिनकी पॉपुलेशन ही बहुत कम है, बहुत कम हमें देखने के लिए मिलती है, वो रेयर स्पीसीज है. फॉर एग्जाम्पल गोल्डन रैट, इंडियन पाइन हॉर्नबिल, क्रेस्टलिस्ट, हिमालयन porcupines आर रेयर स्पीसीज. तो ये बेटा कुछ रेयर स्पीसीज है. जैसे गोल्डन कैट आपने देखी है? नहीं देखी होगी. इंडियन पेड हॉर्न बिल देखा आपने? नहीं देखा होगा. सो ये रेयर स्पीसीज है. ठीक है. नेक्स्ट, अब थ्रेटन स्पीसीज कौन सी होती है? सो द एंडेंजर्ड स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज एंड रेयर स्पीसीज कलेक्टिवली कॉल्ड थ्रेटन स्पीसीज. थ्रेटन स्पीसीज में ये तीनों आ सकते हैं, जो एंडेंजर भी है, जो वल्नरेबल भी है, जो रेयर भी है. ये तीनों जो है वो थ्रेटन स्पीसीज में आ जाते हैं. दिस मच इज क्लियर? समझ में आया अच्छे से? ओके. अब देखते हैं बेटा रेड डाटा बुक क्या है. इस तरीके की एक रेड कलर की बुक है, इसलिए इसको रेड डाटा बुक कहते हैं. इसका कलर ही रेड है. ठीक है. अब इस बुक में क्या होता है? इस बुक में किस इंफॉर्मेशन होती है, किसके बारे में लिखा होता है? लेट्स सी. द बुक पब्लिश बाय IUCN, प्रेजेंटली WCU, जो इसको आज के टाइम में हम WCU कहते हैं, प्रोवाइडिंग ऑल द information on the endangered species of plants and animal is called red book data. इसको रेड बुक डाटा कहेंगे क्योंकि इस डाटा में, इस बुक में आपको सबका डाटा होगा, प्लांट्स एनिमल के सबके बारे में. The first red data book of animal was published in 1991. सबसे पहले रेड डाटा बुक 1991 में पब्लिश्ड हुई थी. Through this book, IUCN, now WCU, is trying to create awareness about the endangered species. इस बुक में बेटा एंडेंजर स्पीसीज के बारे में चीजें होती है. ठीक है. कौन कौन सी स्पीसीज डेंजर में है. ठीक है. चलिए अब देखते हैं बेटा माइग्रेशन क्या होता है. माइग्रेशन किसको कहते हैं? सो द सीजनेबल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन ग्रुप फ्रॉम वन हैबिटेट टू अदर इज नोन एज माइग्रेशन. माइग्रेशन मीन जब एनिमल एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन हो जाते हैं. So the animal that migrates called migratory animals. एनिमल जो माइग्रेट होते हैं उसे माइग्रेटरी एनिमल्स कहते हैं. क्यों? कभी कभी सीजन चेंज हो जाता है, कभी कभी उनका क्लाइमेट की वजह से, कभी उनको खाना नहीं मिलता, शेल्टर नहीं मिलता, तो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. सबसे मेन रीजन तो सीजन क्लाइमेट के वजह से ही वो माइग्रेट करते हैं. So the common migratory animals are birds, fishes, turtles, whales, butterflies, Arctic turtle. Fly is the longest distance from the North Pole to South Pole when there is a winter in the north, and the back from the South Pole to North Pole when there is a winter in the south and summers in the north. देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, आर्टिक टर्क के बारे में पता होना चाहिए. ये ना स्मॉलेस्ट बर्ड है, बट ये सबसे ज्यादा दूरी तय करती है. सोचो नॉर्थ से साउथ तक, ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ये ट्रैवल करती है. और ट्रैवल क्यों करती है? सीजन के अकॉर्डिंग. क्यों? जहां पे ठंड होती है फिर ये गर्मी की तरफ चली जाती है, जहां गर्मी होती है फिर ठंड की तरफ चली जाती है. इस तरीके से वो मूवमेंट करती है आर्टिक तक. माइग्रेशन क्लियर हुआ? अब देखते हैं नीड ऑफ माइग्रेशन. माइग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? एनिमल क्यों माइग्रेट करते हैं? लेट्स सी. एनिमल्स माइग्रेट टू. एनिमल्स माइग्रेट क्यों करते हैं? फर्स्ट, एस्केप द इनहॉस्पिटल विंटर कंडीशन, फाइंड प्लेंटी ऑफ फूड, lay eggs at warm place where they can incubate early. So eggs lay करने के लिए, फूड की अवेलेबिलिटी के लिए, क्लाइमेट कंडीशन के लिए वो लोग माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. अब देखते हैं लीगल प्रोविजन
फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो बायोडाइवर्सिटी की कंजर्व करने के लिए हम लीगल प्रोविजन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से ऐसे गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइजेशंस बना रखी है जो इन पे काम करते हैं इनकी प्रोटेक्शन के लिए। सो इन आवर कंट्री सेवरल लीगल प्रोविजन और एक्ट्स related to conservation of wildlife and forest has been enacted by the government. These are the Forest Conservation Act and the Wildlife Protection Act. इसमें आपके Forest Conservation Act भी आते हैं and Wildlife Protection Act भी आते हैं। सबसे पहले बेटा Forest Conservation Act कौन सा होता है, ये किसकी कंजर्वेशन के लिए होगा, नाम से ही पता लग रहा है कि फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के लिए होगा, फॉरेस्ट को बचाने के लिए होगा, ठीक है। सो दिस एक्ट एम्पावर्स गवर्नमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये एक्ट एम्पावर करता है गवर्नमेंट को एंड कुछ ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। सबसे पहले फॉरेस्ट एक्ट क्या बताता है, इट क्रिएट एंड मैनेज रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। नेक्स्ट, टू कंजर्व फॉरेस्ट एज अ नेचुरल हेरिटेज, टू कंट्रोल मूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट कैटल ग्रेजिंग इन फॉरेस्ट। ये चीजों को बेटा ध्यान रखना है फॉरेस्ट एक्ट में, ठीक है। अगला वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मीन्स जब वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था, सबसे पहले प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग ऑफ लिस्टेड थ्रेटेड स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज का आप हंटिंग नहीं कर सकते, उनको मार नहीं सकते, ठीक है। सेटिंग अप एंड मैनेजमेंट ऑफ नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व। आपको बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स बनाने पड़ेंगे इनकी प्रोटेक्शन के लिए। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ कैप्टिव ब्रीडिंग होम, प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्लांट्स एंड नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ एनिमल, ये चीजें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन तो हमें पता है कि कटिंग डाउन द ट्रीज इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन या अफॉरेस्टेशन मींस प्लांटिंग द ट्रीज। अब यहाँ आप ट्रीज को प्लांट कर रहे हैं। पहले आप मुझे बताइए, वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व सब क्लियर हो गया। फ्लोरा फौना क्या होता है, कंजर्व कैसे करते हैं, रेड बुक क्या होती है, कौन से स्पीसीज को एंडेंजर कहते हैं, कौन से स्पीसीज को वल्नरेबल कहते हैं, कौन से स्पीसीज को रेयर स्पीसीज कहते हैं, क्लियर, ओके। अब देखते हैं रिफॉरेस्टेशन क्या होता है। Redevelopment of forest by planting more and more trees in a place of a trees destroy is known as reforestation. Reforestation means planting more and more trees. जब आप trees लगा रहे हैं is known as reforestation. ठीक है, reforestation may take place naturally also. Reforestation naturally भी होता है. While replacing destroyed trees, the tree of the same species should be planted. अगर आपने किसी ट्री को डिस्ट्रॉय किया है, आपका कोई भी रीजन हो, आपने वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन करे, तो उसी प्लांट को आपने कहीं और उगाना जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं हम रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। अब ट्रीज हमने कंजर्व किया, अब ट्रीज से पेपर आते हैं और पेपर को हमें रिसाइकल कर सकते हैं ताकि हमारे ट्रीज कम से कम कटे, ठीक है, क्योंकि पेड़ से ही आपके पेपर्स बनते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द नंबर वन मटेरियल इन द सॉलिड वेस्ट स्ट्रीम। सबसे अगर हम बात करें वेस्ट में से, सॉलिड में से, सबसे ज्यादा आप देखोगे सबसे ज्यादा वेस्ट आपका पेपर होता है ना। और वो पेपर किससे आता है, ट्रीज से आता है, ठीक है। सो बिफोर यू से प्लास्टिक, लुक अराउंड योर स्कूल क्लासरूम। आप अगर प्लास्टिक सोच रहे हो कि सबसे ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट होता है, आप क्लास में देखिए, क्लासरूम में देखिए, कितने सारे पेपर गिरे रहते हैं। बच्चे एक पेपर लिखा, फाड़ के फेंक दिया, एक पेपर किया, फाड़ के फेंक दिया, और वो पेपर को बनने में सोचिए कितने ट्रीज लगे होंगे। So what do you see? Poster, notebooks, card boxes, textbook, bulletin board decorated with construction paper. You can get the picture. आपको अपने क्लासरूम में ही देख जाएंगे कि कितने सारे जो वेस्ट है वो पेपर से ही आ रहे हैं, ठीक है। So paper is everywhere. Paper is in the number of one material that we thrown away. पेपर एक ऐसा मटेरियल जो सबसे ज्यादा हम फेंकते हैं। एक बार यूज कर दिया, फेंक दिया, कुछ गलत हो गया, फाड़ा, फेंक दिया, ठीक है। सो पेपर मेकिंग यूज अ नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स। ट्री पेपर माइंस कन्वर्टेड द वुड ऑफ अ ट्री इनटू पल्म। द पल्म देन ब्लीच्ड एंड रोल इनटू अ पेपर। देखो पेपर आपका वुड से पल्म, पल्म से आपके वो ब्लीच करके फिर रोल डाउन करके थिन शीट ऑफ पेपर की बनाई जाती है।
सो पेपर कैन बी रिसाइकल 5 to 7 टाइम्स टू यूज। देख रहे हो, एक पेपर को आप 5 से 7 बार रिसाइकल कर सकते हो, इसलिए पेपर हम रद्दी में देते हैं ताकि वो रिसाइकल हो सके। सो रिसाइकल पेपर इज मेड फ्रॉम द वेस्ट पेपर। देख रहे हो, रिसाइकल पेपर किससे बनता है बेटा? वेस्ट पेपर से, जो आप फेंक देते हो। ठीक है, so different kinds of papers are recycled into different types of new products. Not all varieties of paper can recycle. सारे के सारे different types की variety ही recycle नहीं हो पाती, कुछ ही हो पाती है। Tissues, napkins, paper towels, candy wraps, paper cups and plates and glossy papers cannot be recycled. देखिए, कभी भी आपको जो रद्दी वाला ये सब पेपर्स नहीं लेके जाता है, आपके टिश्यूज हो गए, आपके नैपकिन्स हो गए, ये सब रिसाइकल नहीं हो सकती। So during the last decade, the demand of the recycled paper was increased appreciably. आज के टाइम पे रिसाइकल पेपर्स की डिमांड बहुत बढ़ रही है। आजकल नोटबुक्स भी रिसाइकल्स आ गई है, ठीक है, क्योंकि 5 to 7 टाइम्स पेपर रिसाइकल हो सकते हैं, तो इट्स बेटर टू यूज दैट। ओके, तो ये हो गया हमारा रिसाइकलिंग एंड दिस इज अ चैप्टर ओवर। सो आई एम होपिंग दिस चैप्टर इज क्लियर। किस किस बच्चों को क्लियर हुआ है कमेंट में मुझे लिखिए। यस मैम, मुझे क्लियर हो गया है। हुआ क्लियर? समझ में आई चीजें अच्छे से? चलिए, नाउ इट्स टाइम टू डू क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन एंड आंसर टाइम हो गया। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज। क्या है जो प्लांट एक जगह पे मिल रहा है, उसको फ्लोरा कहेंगे या फौना कहेंगे? फ्लोरा। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंजर्वेटिव कैटेगरी ऑफ वाइल्ड लाइफ? वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेटिव कैटेगरी में कौन सी नहीं होती है? एंडेमिक। बाकी सब हमारी कंजर्वेशन कैटेगरी में होती है, वर्नेबल भी होती है, एंडेंजर भी होती है, एक्सटेंट भी होती है। नेक्स्ट, डिफरेंट स्पीसीज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट थ्रेड कैटेगरीज इन इट। कौन कौन से जो थ्रेड में होती है उनकी एक बुक होती है, कौन से कलर की बुक थी वो? रेड डाटा बुक। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, WWF वर्क्स इन अ फील्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के फील्ड में WWF वर्क करती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ दीज इज एक्सटिंक्ट? ऐसी कौन सी चीजें तो एक्सटिंक्ट हो गई है अभी है? ऑप्शन सी डोडो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडेंजर? अभी एंडेंजर पोजीशन में हमारी एशियाटिक लायंस है जो गिर फॉरेस्ट में मिलते हैं गुजरात में। ठीक है, नाउ सम ट्रू एंड फॉल्स। सबसे पहला, animals and plants are the best protected in zoo and botanical gardens। बिल्कुल सही, प्लांट्स एनिमल्स यहाँ पे बहुत प्रोटेक्टेड रहते हैं। ठीक है, रेड डाटा बुक कंटेन द लिस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव बीन एक्सटिंक्ट। बिल्कुल सही, रेड डाटा बुक में होता है। नेक्स्ट, थर्ड, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन। नो, फॉरेस्ट की कंजर्वेशन से रिलेटेड नहीं है, एनिमल्स की फौना से रिलेटेड है। ठीक है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कॉज डिप्लीशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन होगा अगर वाइल्ड लाइफ का डिस्ट्रक्शन होगा तो? बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, इन नेशनल पार्क विलेजेस पीपल आर परमिटेड टू कैरी आउट एक्टिविटी। नो, फॉल्स। नेशनल पार्क्स में आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं कर सकते हो, वो रिस्ट्रिक्टेड प्रोहिबिटेड एरियाज होते हैं। नेक्स्ट, लायन इज एंडेमिक। नहीं, एंडेमिक थोड़ी ना, वो तो इंडेंजर है। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। Okay, now some question and answer. First question, what is red data book? The red data book has the list of plants and animals that are in extinct. Next, define afforestation and deforestation. Give consequences of deforestation. देखिए, afforestation means growing of the trees and deforestation means cutting down of the trees. Consequences deforestation के क्या है? Soil erosion होगी, flood आएगा, है ना, न्यूट्रिशन नहीं रहेगा सोइल में, ये सब चीजें होती है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड, व्हाट डज टाइगर इज अ एंडेंजर्ड स्पीसीज? व्हाई टाइगर्स इज एंडेंजर्ड? बिकॉज द नंबर ऑफ टाइगर्स आर डिक्रीजिंग slowly. So at a given point of time, maybe the tiger will be extinct. So that's why now we have to make some programs, awareness camps. So that's why we can conserve the tiger population. Okay, next, what are the major threat to wildlife? Wildlife को क्या क्या चीजों का threat होता है? Hunting, poaching. ठीक है, so that's why wildlife sanctuaries are made to conserve the fauna of the India. ठीक है, why the biosphere reserves is the best way for the wildlife conservation? Because in that area the wildlife, or we can say flora and fauna, is totally protected in this area.
So that's why we are making all these biosphere reserves for their protection. Now some other question and answer. First is discuss 5 method of forest conservation. कैसे forest को conserve कर सकते हैं? हमने पढ़े थे, देखो किस तरीके से हम forest को conserve कर सकते हैं. ये देखो, ये रहे, बता दोगे? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, है ना. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए. ठीक है, कौन कौन नहीं बता पाएगा ये बताओ, ये दोनों बता दोगे. रिफॉरेस्टेशन था फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होगा? सॉइल इरोजन होगी, फ्लड होगा, न्यूट्रिशन लेवल इंक्रीज हो जाएगा, डे टू डे लाइफ से जो हमें चीजें मिल रही है वी कैन नॉट ऑब्टेन इट. ओके, नेक्स्ट, डिस्कस द स्टेप नेसेसरी फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. तो वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से स्टेप्स हम कर सकते हैं? नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व बना सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, मेंशन द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ. देखिए, बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है हमारे एनवायरमेंट पे भी एंड वाइल्ड लाइफ पे भी, बिकॉज वाइल्ड लाइफ टोटली डिपेंड अपॉन द फॉरेस्ट or the trees or the plants. If the plants is no more, the animals cannot able to survive, and our environment is also affected because our environment get lots of things from the forest. Okay, next, human population is a threat to biodiversity. Justify your statement. Yes, nowadays human population is increasing slowly, increasing rapidly, so we need areas, we need space. Okay, so our biodiversity is affected because we are clearing the lands, we are clearing the forest. Because of the human activities, we need houses, we need buildings, we need parks. Okay, so that's why due to our benefits we are cutting down the trees. Okay, last question, list major steps taken by the government to conserve the biodiversity. Making the national park, making wildlife sanctuary, making biosphere reserves to conserve the forest of India. Okay, so this chapter is all about, I'm hoping so this chapter is clear to you. So thank you so much for watching this video. Have a good day. Bye bye.